जय हिंद दोस्तों, रियल स्टडी कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अलजेब्रा में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 6 और टाइप 6 में है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे इजी टाइप है आपका टाइप 6 और इसका वेटेज भी ज्यादा है, सवाल भी आता है। इससे पहले टाइप 1 आपका कंप्लीट हो गया। टाइप 1 और टाइप 2 आपका एक वीडियो में मिला, टाइप 3 आपका एक वीडियो में मिला, टाइप 4 आपका एक वीडियो में मिला, टाइप 5 आपका एक वीडियो में मिला। ठीक है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर किसी टाइप में बताए हैं तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बताए हैं, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है। तो भाई जहां से पूछा जाता है वहां से तो उसको तो पढ़ना ही होगा एकदम ढंग से। तो सबसे ज्यादा सवाल हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पढ़े हैं और इसका लेक्चर आपका करीबन 3.5 घंटा प्लस का है। ठीक है, 3.5 घंटा से भी ज्यादा है ये लेक्चर आपको मिल चुका है। साथ ही साथ कंप्लीट अलजेब्रा का पीडीएफ भी टेलीग्राम में डाला जा चुका है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट में भी डाल देंगे इसका लिंक। ठीक है, तो ये जो आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है, सब 9-10 का टॉपिक है, चैप्टर है। 9-10 में एक एक चैप्टर है। ठीक है, पोलिनोमियल में आपका ये सारा का सारा चीज मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सब कुछ 9-10 में पढ़ा हुआ है। आप चाहे तो एक बार जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो इसकी आवश्यकता नहीं है। जिस तरीका का सवाल एग्जाम में आता है उसी तरीका से आपको पढ़ना होगा। तो आपको डिटेल में कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है, आपका वहां कॉपी चेक नहीं होने वाला है। ठीक है, तो एकदम सटीक तरीका से पढ़ेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट को जानेंगे, उसके बाद सवालों पे आएंगे और उससे पहले आपको हम दिखाएंगे किस किस तरीके का सवाल आता है। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सवालों का उत्तर देने के लिए सिर्फ आपको रेशियो देखना होता है। ठीक है, इसमें लाइन का 2 इक्वेशन आपको पढ़ना पड़ता है 3 कंडीशन के साथ। ठीक है, तो देखिए इससे पहले क्या क्या आपका हो गया भाई साहब, ये सारा का सारा चीज आपका पढ़ाया जा चुका है और अब अलजेब्रा भी आपका समाप्ति की ओर है, क्योंकि टाइप 6 और टाइप 7 2 ही टाइप आपका बचा हुआ है, उसमें से टाइप 6 आज आपका खत्म हो जाएगा। एक बात हम नोटिस किए हैं कि आप लोग ना लेक्चर को शेयर नहीं मारते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर जो है अभी 150 प्लस है। तो भाई छोटा चैनल है, बात भी सही है, विश्वास भी नहीं होता है, ये भी बात सही है। बट आप यकीन रखिए जितने भी लोग जुड़े हैं सबको बेहतर कंटेंट दे रहे हैं। आप देख लीजिए अलजेब्रा का पीडीएफ या पिछला पीडीएफ जो भी हम आपको दिए हैं, कंप्लीट परसेंटेज का पीडीएफ में पीडीएफ के साथ साथ पीडीएफ में सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। उसी तरीका से प्रॉफिट लॉस का जो पीडीएफ दिए हैं उसमें भी आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो इससे अच्छा आपको ई बुक कहाँ मिलेगा। प्रैक्टिस के लिए सवाल भी है और सवालों का एक्सप्लेनेशन भी है। तो अगर आपसे सवाल नहीं बन रहा है तो आप एक्सप्लेनेशन देख के समझ सकते हैं कि हाँ ये कैसे कैसे बनेगा। हर चीज आपको बता रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। ठीक है, एक एक चीज को समझिए। चलिए चलते हैं, आपका टाइप 6 और टाइप 6 में है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, आजा भाई साहब 213 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टाइप 6। इसी 3 कंडीशन से सवाल आता है, इसी 3 कंडीशन को समझना है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें ना 2 वेरिएबल आपको हमेशा दिखाई देगा, चाहे एक्स वाई, यहाँ पे आप देख लीजिए ए बी, 2 चर आपको दिखाई देंगे रैखिक समीकरण के लिए, मतलब इनका अधिकतम घात 1 ही रहेगा। तो ये वैसे भी आसान है और कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है इसमें। ठीक है, एक एक चीज को समझिए। सबसे पहले देखिए किस तरीके का सवाल पूछा जाता है। सवाल को देखिए, कहता है कि यदि समीकरण 2x + 3y + 11 = 0 और 6x + ky + 33 = 0 संपाती रेखाओं को निरूपित करती है तो k का मान ज्ञात करिए। इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है एग्जाम में और बहुत ही आसान होता है। देखिए ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीका से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट का 3 कंडीशन था, उसी तरीका से
लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में लाइन का जो इक्वेशन है, देखिए ये 16x - 12y + 9 = 0 क्या है, एक रेखा का समीकरण है। तो इनका भी 3 कंडीशन है, इसी 3 कंडीशन से सारा का सारा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, पहले और भी सवाल देख लीजिए, देखते जाइए। इसी टाइप का सवाल जो है पूछा जाता है, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है। आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है ना। इसी तरीका से और भी सवाल है। भाई साहब, इस तरीके का सवाल पूछा जाता है और आपको सीधा हम बताएंगे कि भैया कैसे सवाल को बनाना है। सबसे पहले आपको सवाल में 2 इक्वेशन दिया रहेगा। ठीक है, 2 इक्वेशन, 2 समीकरण दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसमें इसका 3 कंडीशन आप समझ लीजिएगा। ठीक है, एकदम बच्चा जैसा समझा रहे हैं, और बहुत गहराई में जाने से कोई फायदा नहीं है कि यहाँ से आपको एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकालना है। ठीक है, जैसे एग्जाम में आता है उसी तरीका से आपको हम समझाते हैं, बहुत काम आएगा। ध्यान से समझिएगा और लेक्चर को शेयर जरूर मार दीजिएगा। ठीक है, देखिए a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। अब देखिए 2 इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये रेखा का समीकरण है। ठीक है, रेखा का समीकरण है। आप चाहे तो 19 में जाके एक बार अध्ययन कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके सामने 2 इक्वेशन है, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, अब हमें, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इक्वेशन का। अब हम एक इक्वेशन क्वेश्चन से ही ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 2x + 3y + 11, यहाँ पे है 2x + 3y + 11। ठीक है, 2x + 3y + 11 = 0। और दूसरा इक्वेशन है आपका 6x + ky + 33 = 0। 6x + ky + 33 = 0। 6x + ky + 33 = 0। ये 2 समीकरण दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये 2 समीकरण दिया हुआ रहेगा। अब सबसे पहले आप यहाँ पे a1 और a2 का वैल्यू को समझिए। ठीक है, तो वैल्यू को समझने के लिए हम ना इक्वेशन को, इस इक्वेशन को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इसको लिख दिए 2x + 3y, 2x + 3y प्लस में 11 और बराबर में 0, और इस इक्वेशन को यहाँ लिख देते हैं ताकि समझने में सुविधा हो। ठीक है, 6x + ky प्लस में 33 = 0। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, आपके सामने 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। ठीक है, समझिए कि सर x y तो अपने अपने जगह पे है। a1 के जगह पे क्या है, 2 है, b1 के जगह पे क्या है, 3 है, और c1 के जगह पे क्या है, 11 है। a2 के प्लेस पे क्या है, 6 है, b2 के प्लेस पे क्या दिया हुआ है, k दिया हुआ है, और c2 के प्लेस पे क्या दिया है, 33 दिया है। ठीक है, तो यहाँ भी हम कोई नंबर डाल देते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे 9y लिख देते हैं। ठीक है, 9y, b2 के जगह पे क्या है, 9 है। तो अगर हम आपको समझने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज आपको लिखना पड़ेगा, ये नहीं लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। a1 के जगह पे यहाँ पे आप देख लीजिए, लिख दे रहे, a1 के जगह पे 2 है, b1 के जगह पे आपका 3 है, और c1 की जगह पे आपका 11 है। उसी तरीका से a2 के जगह पे 6 है, b2 के जगह पे आपको 9 है, और c2 की जगह पे क्या है, 33 है। ठीक है, अब आइए
एक एक करके कंडीशन को समझते हैं। इसी तरीका से दो इक्वेशन सवाल में रहेगा, एक एक करके कंडीशन को समझते हैं। इनका कोफिशिएंट का रेशियो देखना है। जैसे कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, a2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 6 है, मतलब a2 का वैल्यू क्या है, 6 है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, a1 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 2 है, मतलब a1 का वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, समझ लीजिएगा। अब देखिए, अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 का, अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 का, तो भाई साहब इसका मतलब है कि इसके लाइन इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से जो दो रेखा बनेगा, इसके लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। कहने का मतलब ये है, जैसे कि हम एक इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं, एक के लिए 4x प्लस 7y प्लस में 21 इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिखते हैं 7x प्लस 11y प्लस में 41 बराबर 0। ठीक है, ये दो समीकरण दिया हुआ है। अगर इन दोनों समीकरण में x और y के कोफिशिएंट गुणक का अनुपात a1 अपॉन a2, तो सर a1 के जगह पे 4 है और a2 की जगह पे 7 है, बराबर नहीं है किसके, b1 अपॉन b2 के 7/11 के। क्या ये दोनों रेशियो बराबर है? जी बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों समीकरण की रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, ऐसे एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। भाई साहब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी ना, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, इसका मतलब है कि भाई साहब इन समीकरण का केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा, या इसी को यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, या ओनली वन सॉल्यूशन होगा। मतलब x और y का केवल एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे इसी को कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन या ओनली वन सॉल्यूशन। इस चीज को याद रखिएगा। आपके एग्जाम में या तो ये इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का लैंग्वेज दे देगा कि अगर दो समीकरण एक दूसरे को एक बिंदु पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो उनके हलों की संख्या क्या होगा, उनके सॉल्यूशन की संख्या क्या होगा। तो सर केवल एक सॉल्यूशन होगा, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जब इस दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे, भाई साहब x और y का एक एक वैल्यू आएगा, और सर वही एक एक वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सवाल के साथ आपको और भी बेहतर से समझ में आएगा। कंडीशन को समझ लीजिए। तो अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 का, मतलब अगर ये चीज इनका रेशियो आपस में बराबर नहीं है, तो भाई साहब दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। आपको याद होगा हम लोग 8-9 में ग्राफ पेपर पे ऐसा क्वेश्चन को बनाते हैं, है ना, ग्राफ पेपर पे बनाते थे। तो सर अगर इनको ग्राफ पे बनाएंगे एक्स वाई का वैल्यू निकाल के नंबर लाइन के मदद से, तो भाई साहब ये दोनों रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तो सर इसका मतलब है कि इनका सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा, या इसी को यूनिक हल कहा जाता है। ठीक है, दूसरा चीज, अगर तीनों का रेशियो बराबर होगा, अगर तीनों का रेशियो बराबर होगा, कहने का मतलब जैसे कि
एक इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है 2x, इसी को लिख देते हैं 2x प्लस 3y प्लस में 11 बराबर में 0, और इसको कर क्या, इसी चीज को लिख देते हैं 6x प्लस 9y प्लस में 33 बराबर में 0। अगर इनके कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होगा, इसका मतलब है कि इन दोनों समीकरणों की रेखाएं एक दूसरे पे डिपेंडेंट होगी, निर्भर होगी, मतलब एक ही लाइन पे दूसरा लाइन होगा। अब जरा इनका रेशियो देखिए, A1 के जगह पे 2 है, A2 के जगह पे 6 है बराबर, B1 के जगह पे 3 है और B2 के जगह पे 9 है बराबर, C1 के जगह पे 11 है और C2 की जगह पे 33 है। जरा इनको ध्यान से देखिए, 2/6 मतलब क्या 1/3, 3/9 मतलब क्या 1/3 और 11/33 मतलब क्या 1/3। तो भाई इनका कोफिशिएंट का रेशियो तो बराबर है, ठीक है। इसका मतलब है कि इन दोनों समीकरणों की रेखाएं एक दूसरे पे डिपेंडेंट होगी, एक दूसरे पे संपाती होगी, मतलब एक ही लाइन पे दूसरी लाइन होगी। मान लीजिए ये लाइन जो है इस रेखा इस समीकरण की रेखा है, तो सर इस समीकरण की रेखा भी इसी लाइन के ऊपर होगी, इसी को कहते हैं डिपेंडेंट लाइन, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है, इसका मतलब है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पे टच कर रही होगी या प्रतिच्छेद कर रही होगी। जब अनंत बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रही होगी, इसका मतलब ये है कि सर इनकी इस केस में इनका अनंत हल होगा, अनंत हल होगा। इसी को कहते हैं मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब x और y का बहुत सारा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, x और y का बहुत सारा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। तीसरा कंडीशन कि अगर इनके कोफिशिएंट का रेशियो को ध्यान से देखिए, A1/A2 बराबर है B1/B2 का, लेकिन C1/C2 इनके बराबर नहीं है, इनके बराबर नहीं है। तो भैया जी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तब इस केस में इन दोनों समीकरण की रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी, पैरेलल होगी, समांतर होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में इन समीकरणों की रेखाएं समांतर होंगी, पैरेलल होगी, और जब दोनों रेखा एक दूसरे को कहीं टच कर ही नहीं रहा है, दोनों रेखाएं पैरेलल है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसी को कहते हैं कोई हल नहीं, अंग्रेजी में या हिंदी में, अंग्रेजी में नो सॉल्यूशन और हिंदी में कोई हल नहीं, ठीक है। यही 3 कंडीशन आपको याद रखना है। जैसे कि इसके लिए भी एक एग्जांपल देते हैं, इसी को हम सुधार देते हैं, ठीक है, इसी को हम ठीक कर देते हैं, इसी को हम एग्जांपल बना देते हैं, प्लस में कर देते हैं यहाँ पे 11 और यहाँ पे कर देते हैं 13 बराबर 0 बराबर 0। अब इनके कोफिशिएंट का रेशियो देखिए, A1/A2 2/6, B1/B2 3/9 बराबर नहीं है C1/C2 11/13। देखिए 1/6 2/6 का मतलब क्या है 1/3 और 3/9 का मतलब क्या है 1/3। तो भाई ये दोनों तो आपस में बराबर है, इसका भी वैल्यू 1/3 है, इसका भी वैल्यू 1/3 है, लेकिन जो तीसरा कोफिशिएंट है C1/C2 ये इनके बराबर नहीं है। क्या 1/3 11/13 के बराबर है? नहीं। क्या 1/3 इस 11/13 के बराबर है? बोले सर नहीं। तो सर इस कंडीशन में दोनों रेखाएं, इस समीकरण की रेखा और इस समीकरण की रेखा एक दूसरे की समांतर होगी, पैरेलल होगी, ठीक है, पैरेलल होगी। तो क्वेश्चन में अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन मतलब क्वेश्चन में लिख देगा ओनली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन।
या इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। तो ये वाला पोर्शन भी क्वेश्चन में दे सकता है और ये वाला पोर्शन भी क्वेश्चन में दे सकता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, तो इस चीज को समझ लीजिएगा बढ़िया से, है ना। आइए चलते हैं सवाल पे। देखिए पहला सवाल कहता क्या है, सवाल आपका कहता है कि यदि समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 11 बराबर 0 और 6x प्लस ky प्लस 33 संपाती रेखाओं को निरूपित करती है। संपाती रेखा, कोइंसिडेंट लाइंस, इनका मतलब संपाती रेखा, कोइंसिडेंट लाइन, इसका मतलब क्या होता है सर? कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइन का मतलब एक दूसरे पे दोनों रेखाएं चढ़ी हुई होती है। तो जब एक दूसरे पे दोनों रेखाएं चढ़ी हुई है तो इसका मतलब ये दूसरा वाला केस है, मतलब इनके कोफिशिएंट का रेशियो क्या है? बराबर है। कोफिशिएंट का रेशियो क्या है? बराबर है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। इस कंडीशन को ध्यान से देखिए, संपाती रेखा है, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा क्या है? चढ़ी हुई है। अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है तो भाई इसी को डिपेंडेंट लाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सर इस केस में a1 अपॉन a2 बराबर में b1 अपॉन b2 और बराबर में c1 अपॉन c2 होता है। भाई साहब इतना ही काम है, ठीक है। तो जो एग्जाम में पूछता है डायरेक्ट हम आपको वही चीज बता रहे हैं जिससे आपका सवाल बन जाएगा। तो सर a1 मेरा क्या है? बोले सर 2 है। b1 a2 मेरा क्या है? देखिए तो 6 है, बराबर b1 मेरा क्या है? बोले सर 3 है। c1 मेरा क्या है? बोले सर k है, बराबर चाहे तो हम इसको भी लिख सकते हैं C1 मेरा 11 है और C2 मेरा 33 है। तो भाई साहब हमसे K का वैल्यू पूछा है कि K के जगह पे क्या चीज होगा। जरा इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए। 2x प्लस 3y प्लस में 11 बराबर 0 और 6x प्लस में 9y प्लस में 33 बराबर 0, ठीक है। ये तो समझाने के लिए लिखे हैं, एग्जाम में आंसर देने के लिए इसकी भी आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन से ही आंसर दे सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए, ये कंडीशन कौन सा कंडीशन है? जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी, एक दूसरे पे निर्भर होंगी, ठीक है। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, इसका मतलब है कि इन समीकरणों के अनंत हल होंगे। तो ये हमसे नहीं पूछा है कि कितना हल होगा, हमसे पूछा है कि भाई साहब k का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, सॉरी यहाँ पे 9y नहीं ky लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमसे पूछा है सर k का वैल्यू क्या होगा। तो अब आपको यहाँ पे लेके आते हैं, अगर k का वैल्यू निकालना है तो या तो हम इन दोनों को लेके सोल्व कर ले या तो इन दोनों को सोल्व कर ले, k का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है कि हम इक्वेशन को अब ध्यान से देखिए। 2 का 3 गुना है 6, 11 का 3 गुना है 33। सर यहाँ भी 3 का 3 गुना ही होगा, मतलब k के जगह पे क्या होगा? 9 होगा और 9 हमारा सीधा उत्तर हो जाएगा। देखिए इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इनके मल्टीपल का रेशियो देखिए। 2 का 3 गुना 6, 11 का 3 गुना 33। तो सर यहाँ भी 3 का 3 गुना ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो समीकरण है इनकी रेखाएं जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन है, इनका अनंत हल होगा। तो इसका मतलब है इनके कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होगा। तो या तो हम बराबर करके देख ले या तो हम ये चीज समझ ले कि भाई हम यहाँ पे रेशियो का गुना देख ले। सर इसका 3 गुना तो इसका भी 3 गुना और इधर तो 3 गुना दिख ही रहा है। तो सर k के जगह पे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 9 लिख सकते हैं। नहीं तो यहाँ से भी आप सोल्व कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों को ले लें तो 2 से 3 बार में 6 और 3 तिया 9, k का वैल्यू 9 आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में उत्तर देने के लिए ना इतना करने की आवश्यकता
नहीं है, लेकिन हमें अभी समझाना है तो हम करके बताएंगे, ठीक है। देखिए कहता है कि यदि समीकरण 4x + 3y + 5 = 0 और 6x - ky - 7 = 0 का कोई हल नहीं है। देखिए कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब कोई हल नहीं है इसका मतलब ये है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी, पैरेलल होगी। और अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है, इसका मतलब है कि सर A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है। तो सर कोई हल नहीं है ना, कोई हल नहीं है। इसका मतलब क्या है, कोई हल नहीं है, इसका मतलब क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं होगा C1/C2 का। तो सर आप चाहे तो पूरा डिटेल में लिख सकते हैं समझने के लिए, एग्जाम में आंसर देने के लिए नहीं, चाहे तो आप सीधा उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। तो सर A1/A2 ये हमारा इक्वेशन है। एक बार हम इस बस आपको समझाने के लिए, ताकि आप समझ पाए, उसके लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। उत्तर देने के लिए, एग्जाम में उत्तर देने के लिए इतना लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। 6x - ky -7 बराबर में 0। तो सर अगर इन दोनों समीकरण का कोई हल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि सर A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 का। तो सर हमें k का वैल्यू निकालना है। तो सर इसकी तो आवश्यकता है नहीं, जरा ध्यान से देखो, A1 के जगह पे क्या है, बोले सर 4 है। B1 के जगह पे क्या है, बोले सर 6 है। बराबर C1 के जगह पे क्या है, 3 है। और सॉरी B1 के जगह पे 3 है। और सर ये B2 का वैल्यू, ठीक है, तो सर साइन के साथ लीजिएगा, तो ये माइनस का k है। तो क्या यहाँ से k का वैल्यू निकल के नहीं आएगा, k का वैल्यू निकल के नहीं आएगा, और जो भी उत्तर होगा मेरा माइनस में ही होगा। तो प्लस वाला को सबसे पहले आप एलिमिनेट कर दीजिए कि सर प्लस वाला तो नहीं होगा। जरा ध्यान से देखिए, 6 तिहाई 18 और 18 को 4 से भागा देंगे तो सर 9/2, मतलब k का वैल्यू माइनस का 4.5 आएगा, ठीक है, 4.5 आएगा माइनस का, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम लोग इसका इनके कोफिशिएंट का रेशियो देखें, ठीक है, तो ध्यान से देखो सर, 4 का 1.5 गुना, 4 गुना 1.5, 4 को जब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 6 आएगा। देखिए 4 का 1.5 गुना, 1.5 समझते हैं, 1.5 टाइम्स, ठीक है। यहाँ भी 5, तो तीसरा तो C1/C2 तो इनके इक्वल होगा नहीं, तो यहाँ पे हमें इन्हीं से उत्तर मिलेगा हमेशा, उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो सर यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई किया है 4 को, तो सर यहाँ 3 को भी 1.5 से मल्टीप्लाई किया होगा ना, तो सर 3 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 आएगा, और हम लोग सीधा माइनस के साथ, साइन के साथ उत्तर देंगे, ठीक है। तो ये 4.5 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो सिर्फ हमें रेशियो देखना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, कहता है कि यदि समीकरण 14x + 8y + 5 = 0 और 21x - ky - 7 = 0 का कोई हल नहीं है, तो k का मूल्य कितना होगा। तो देखिए अगर कोई हल नहीं है, इसका मतलब क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो C1/C2 का तो कोई मतलब यहाँ है नहीं। तो सर A1/A2, A1 मेरा क्या है, 14 है, अपॉन A2 मेरा क्या है, 21 है, बराबर B1 मेरा क्या है, बोले सर 8 है, और सर B2 मेरा क्या है, बोले सर माइनस का k है। तो सर जो भी उत्तर होगा नेगेटिव होगा, तो सर पॉजिटिव वाला की ओर देखना ही नहीं है, क्योंकि ये माइनस का k है, तो सर माइनस का साइन तो रहेगा। अब ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे इनका कोफिशिएंट भी देख सकते हैं, कोफिशिएंट भी देख सकते हैं। तो सर 14 का कितना गुना है, 14 का कितना गुना है, बोले सर 1.5 टाइम्स ही तो है। 1.14 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही तो आएगा,
ठीक है। तो सर 8 को भी जब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है। तो सर यहाँ पे k का वैल्यू क्या होगा, -12। ये चीज आपको देखना पड़ेगा और आप क्वेश्चन से ही देख सकते हैं। 14 का 1.5 गुना तो सर 8 का भी 1.5 गुना। ठीक है। 8 गुना 1.5, 15 गुना 8, 120, एक 0 हट जाएगा, 12 बचेगा। ये चीज आपको देखना होगा, नहीं तो छोटा सा कैलकुलेशन है, कर दीजिए। 7 से 2 बार में, 7 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, 4 तिहाई 12, k बराबर -12। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि k का वह मान क्या है जिसके लिए समीकरण 16x - 12y प्लस 9 = 0 और 12x + ky - 11 का कोई हल नहीं है। देखिए जब कोई हल नहीं है इसका मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। तो अगर कोई हल नहीं है, भाई साहब ध्यान से देखिए, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि a1/a2, तो सर a1 की जगह पे 16, a2 के जगह पे आपका है 12, ठीक है, बराबर b1 के जगह पे है -12 और सर b2 के जगह पे है की। तो जो भी उत्तर होगा माइनस में होगा। तो ये प्लस वाला को तो पहले हटा दीजिएगा, इस पे ध्यान ही नहीं देना है। तो अब आप यहां से इनका रेशियो भी देख सकते हैं कि कितना गुना है। ठीक है। अगर नहीं देखना है तो सर काट दीजिएगा। 12 से 12 144 और 16 से 9 बार में k का वैल्यू -9 आ जाएगा, सीधा आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। यदि समीकरण 20x + 5y + 11 बराबर 0 तथा 50x - ky - 9 बराबर 0 का कोई समाधान नहीं है, कोई हल नहीं है। अरे कोई हल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि सर दोनों रेखाएं पैरेलल है। ठीक है। इसका मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 तो होगा, लेकिन c1 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। तो सर a1 की जगह पे क्या है, 20 है, b2 की जगह पे क्या है, 50 है, ओ सॉरी a2 की जगह पे, b1 की जगह पे क्या है, 5 है, अपॉन b2 के जगह पे क्या है, माइनस का k है। तो फिर से जो भी उत्तर आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव वाला को हटा देंगे। तो सर 5 से काट दीजिए 4 बार में और 50 को 4 से भागा देंगे तो k का वैल्यू कितना, 12.5 आएगा। माइनस का 12.5 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है। बस वो कंडीशन याद रखना है। यदि समीकरण 4x + 3y + 5 = 0 तथा 10x - ky - 7 = 0 का कोई हल संभव नहीं है तो k का मान, फिर से कोई हल संभव नहीं है और यहाँ पे नेगेटिव साइन है, मतलब जो भी उत्तर होगा हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब ध्यान से देख लीजिए, 4 ये यहाँ पे a1 मेरा 4 है और a2 मेरा 10 है। सर कितना गुना है, बोले सर 2.5 गुना है, 2.5 टाइम्स है। तो सर 3 का भी 2.5 टाइम्स कर दीजिए, 3 का भी आप 2.5 टाइम्स कर दीजिए। तो सर 25 तिहाई 75, 7.5 और किसमें, नेगेटिव में होगा, तो ऐसे डायरेक्ट आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, रेशियो देख के। ठीक है। तो अगर हम इसको लिख दे 4/10 = 3y माइनस का k, तो सर यहाँ से k का वैल्यू क्या, माइनस का 7.5 आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। यदि समीकरण 6x - 5y + 11 = 0 तथा 15x + ky - 9 = 0 का कोई हल नहीं। देखिए नो सॉल्यूशन से बहुत ज्यादा सवाल पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है, जब तीनों कंडीशन याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो यहाँ भी आपको रेशियो ही देखना है और यहाँ पे ध्यान से देखिए a1 a2 मेरा नेगेटिव है, ये है a1 और ये है b2 यहाँ पे नेगेटिव है, a1 और a2 b2 यहाँ पे मेरा पॉजिटिव है, मतलब जो भी उत्तर आएगा नेगेटिव में भी होगा, नेगेटिव में ही होगा तो पॉजिटिव वाला को हटा देंगे। ठीक है। तो सर कोई हल नहीं है, इसका मतलब 6/15
बराबर माइनस का 5 अपॉन सर कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, तो आप कर लीजिए, के का वैल्यू आप आराम से निकाल लीजिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे रेशियो भी देख सकते हैं कितना टाइम्स है, तो सर 6 का 2.5 टाइम्स है, 6 का 2.5 गुना है। ठीक है, तो सर यहाँ भी 5 का 2.5 गुना होगा, 5 का 2.5 टाइम्स कितना हो जाएगा, बोले सर माइनस का 12.5। ऐसे भी आप उत्तर कर सकते हैं और ऐसे ही करना होगा। ठीक है, सब लोग रेशियो ही देखिएगा। ठीक है, रेखीय समीकरणों 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 और px प्लस 2y इक्वल टू 5 के जोड़े का कोई परिमित हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो सर ये आपके लिए होमवर्क छोड़ दे, इतना सवाल बताए तो आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित समीकरणों का हल करके x और y का मान ज्ञात कीजिए, x और y का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ये 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। देखिए 9 का 2 गुना 18, 3 का 2 गुना 6, 12 का 2 गुना 24। तो सर यहाँ पे जब हम a1 अपन a2 करेंगे भैया, जब हम a1 अपन a2 यहाँ पे करेंगे तो सर ये 9/18 हो जाएगा और ये 3/6 हो जाएगा और यहाँ पे 12/24 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये तीनों तो आपस में बराबर है, ये सब तो 1/2 ही है, 1/2 ही है। मतलब ये जो कंडीशन है कि सर इनका अनंत हल होगा, इनका क्या होगा, अनंत हल होगा। x और y का वैल्यू मत लिख दीजिएगा दोनों को सॉल्व करके, इसका अनंत हल होगा, है ना, अनंत हल होगा इसका, क्योंकि a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2 दिखाई दे रहा है, तो सर इसका अनंत हल होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि रेखीय समीकरण x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 16 के जोड़े के हलों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये x प्लस का 2y माइनस का 8 बराबर 0 है और ये है 2x प्लस का 4y और 16 को इधर ले आएंगे, माइनस का 16 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए सर, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, मतलब यहाँ भी a1 अपन a2 बराबर b1 अपन b2 बराबर c1 अपन c2 है, तो इसका मतलब इसका अनंत हल होगा। अगर ये कंडीशन कहीं हमें दिखाई देता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सर अनंत हल होगा। क्या होगा, इसका अनंत हल होगा, बहुत सारा हल होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा हमें। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। P के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों का केवल एक ही हल होगा, एक हल होगा P के किस मान के लिए। तो सर इन दोनों को भी सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही लिख दीजिएगा, बोले सर इसको ऐसे ही लिख दीजिएगा, 2x प्लस 3y प्लस का 5 बराबर 0 और 2x प्लस का p माइनस का 2 बराबर में 0, और इनका कंपेयर कर दीजिएगा तीनों कंडीशन से। देखिए a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, यहाँ पे c1 अपॉन c2, इन दोनों के बराबर नहीं है, इन दोनों के बराबर नहीं है, तो आप यहाँ से p का वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से। तो इसी तरीके का सवाल जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से डायरेक्टली आपका पूछा जाता है, तो सवाल इसका कठिन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सवाल कठिन बिल्कुल नहीं है, बस आप ना इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 का, तो भैया इस केस में दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और इनका केवल और केवल एक ही हल होगा। अगर तीनों का रेशियो आपस में बराबर है तो इस केस में दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर रहेंगी। ठीक है, और अनंत बिंदुओं पे एक दूसरे को टच करेगी, तो ऐसा इसीलिए इसका क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 का, तो इस केस में दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होगी, समांतर रेखाएं होगी, तो इस केस में
कोई हल नहीं होगा। जब दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं टच करेगा ही नहीं तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन आपके दिमाग में होना चाहिए। और ये रहा इक्वेशन का कंपैरिजन कि ताकि आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू देख सको। ठीक है, और यहाँ पे आके आपका जो है टाइप 6 कंप्लीट होता है। ठीक है, इतना आपको करके जाना है और लेक्चर को शेयर मार दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।